मैं बरसों बाद अन्नी के घर गई। उसकी भाभी आभा मुझे अपने कमरे में ले गई। थोड़ी बहुत बातों के बाद जब वह चाय बनाने गई तो मैं टेबल पर पड़ी डायरी उठाकर अलटने पलटने लगी। वह अन्नी के भाई अजय विश्वास की डायरी थी। जो पन्ना खुला उसे देखकर पढ़े बगैर रह नहीं सकी। वह कुछ यूं था। मेरी प्यारी बहन अन्नी, आज तुझे हमने बिछड़े हुए पूरे 28 वर्ष हो गए। अगर तू अब होती तो देख पाती कि देह के रंग के कोई विशेष मायने नहीं होते। तेरे जाने के वर्ष भर बाद जब मेघा जन्मी तो मुझे लगा जैसे तू ही घर लौट आई। उसमें मैंने अब हमेशा तुझे देखा। मैंने उसे नहीं, जैसे तुझे पाला। तेरे अंतहीन अपराजेय अवसाद को निर्मूल कर देने की धुन में उसे पूरी तरह आत्मनिर्भर और सक्षम बना दिया। तेरी इस भतीजी ने IIT रुड़की भी टेक इलेक्ट्रॉनिक्स में टॉप किया। डिफेंस कॉलेज ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी से MTech में भी टॉप ही करने के बाद उसे DRDO द्वारा चलाए जा रहे प्रोग्राम में भारत के 10 युवाओं में से एक चुना गया। वहीं उसे अपेक्षाकृत कठिन कोर्स गाइडेड वेपन के निर्माण के लिए चुना गया। उसके यानी तेरे सातों आसमान तब उसकी यानी तेरी मुट्ठी में कैद हो गई जब उसे भारत की जटिलतम मिसाइल निर्माण के लिए वैज्ञानिकों की टीम का प्रमुख चुना गया। सफल होने के रास्ते तो और भी हो सकते थे अन्नी, पर मैंने उसे वहीं भेजा क्योंकि वैज्ञानिक परीक्षण वैज्ञानिक की देह का रंग देखकर सफल या असफल नहीं होते। अब उसका जीवन उसके रंग रूप से तो प्रभावित होने नहीं जा रहा। अन्नी, पता है तेरी इस काली स्याह भतीजी मेघा के सामने एक से एक गोरी लड़कियों के सौंदर्य फीके पड़ गए। सहपाठी लड़कों के पुरुषत्व के घमंड में प्रधान बनने के सारे अभिमान उसके व्यक्तित्व से टकरा कर चूर चूर हो गए। काश तू भी अभी जन्मती अन्नी, जबकि मैं इतना बड़ा था तब तुझे यूं हिम्मत हारनी नहीं पड़ती। मेरी प्यारी बहन, बाबूजी ने हम तीनों भाइयों की अच्छी शिक्षा के लिए सीमित साधनों का हवाला देकर तेरी शिक्षा कुर्बान कर दी। उस समय तेरे लाख समझाने पर भी वो नहीं समझे कि उनके घर में जन्म लेकर तू पराया धन नहीं हो सकती है। विवाह तो हम सबके भी हुए ही। चल, मैं तो उनके पास रह पाया, पर बाकी दोनों भाई तो परदेश जाकर उनके पास उतना भी नहीं आ पाए जितना तू आ पाती अपने ससुराल से उनके पास। बापूजी की पुरानी सोच पर तू उन्हें क्षमा कर देना अन्नी। तेरा दुख मैंने हमेशा समझा। तुझे आशा बांधने और समाज को राह दिखाने के लिए ही तो मैंने इतनी अधिक सांवली आभा से विवाह किया था। कितना नाराज हुए थे माँ बापूजी दोनों आभा से विवाह के नाम पर। उन्होंने तो उन्हें आज तक भी मन से स्वीकार ही नहीं। तू तो अच्छी तरह जानती थी, फिर इस तरह हिम्मत क्यों हारी तूने? जब से तू गई है तब से मेरे मन में तो सिर्फ काली लड़कियां ही घूमती रहती हैं अन्नी, जैसे उन सब की कुशलता की जिम्मेदारी मेरी ही हो। इस बार मैंने तुझे यानी तेरी भतीजी मेघा को काले गोरे के पचड़े से निकाल कर आत्मविश्वास का अनंत आकाश उसकी मुट्ठी में भरकर उसे यानी तुझे पूर्ण सक्षम बनाया है। अब तो तू खुश है ना अन्नी? अब तो तू खुश है ना अन्नी? हेलो एवरीवन, अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अन्नी के भाई का उसके नाम यह पत्र पढ़कर तो ऐसा लगा जैसे अन्नी फिर से मेरे सामने आ खड़ी हुई थी। उसकी एक बात जैसे मेरे कानों में गूंज रही थी और उसके जीवन से जुड़ी हर घटना जैसे पुनर्जीवित होकर मेरे सामने आ खड़ी हुई थी।
मैं बचपन में अन्नी की सहपाठी मित्र रही थी और उसकी पड़ोसन भी अपनी अहलहड़ बुद्धि के साथ उसे संबल देने का प्रयास तो बहुत किया था मैंने भी, पर मेरा ब्याह बहुत जल्दी हो गया और अन्नी अकेली रह गई थी। फ़ोन नहीं थे उस समय। हमारे घरों में पत्रों से कितना ढांढस बांधता भला। अपने ब्याह से पूर्व उसकी लगभग हर व्यथा मैंने अपने कानों सुनी थी। सिर्फ सुनी ही नहीं, काफ़ी कुछ अपनी आंखों से देखी भी थी। मैंने उसकी व्यथा, जिसे उसने बहुत ही बेरहमी से ख़त्म किया था, मैं उसकी व्यथा कथा और उसकी खुद से बेरहमी को कभी एक दिन भी तो भुला कर जी नहीं सकी। पर मैं आज आपको उसकी व्यथा सुनाकर उससे जुड़ा अपना दुख शायद थोड़ा कम कर पाऊँ। 3 भाई थे अन्नी के। 2 विदेश चले गए थे। सबसे छोटा अजय इंजीनियरिंग करके अपने ही शहर में नौकरी कर रहा था। सबसे छोटी और इकलौती बहन थी अन्नी, काली स्याह अन्नी। सचमुच बहुत ही काला रंग था उसका, मैला मैला सा, छोटी छोटी गोल गोल आँखें, सलेटी रंग के होठ और सिर पर उलझे उलझे काले घुंघराले बालों का बेहतरतीब घना छाता, पीता जैसा पक्का रंग, माँ जैसे हौंच पौंच, नैन नक्श और ठिगनी रास। पढ़ाई के नाम पर भी उसके पिता उसे आर्ट्स में ग्रेजुएट ही करा पाए थे, वो भी प्राइवेट, जिसके इस कलाकार प्रतियोगिता वाले समय में मायने ही क्या है। फलस्वरूप उसका मन रसोई में रम गया था। पाक कला की शौकीन और प्रवीण अन्नी खूब बनाती, खूब खिलाती और खूब खाती भी। इस स्वादिले शौक के चलते कब उसका शरीर उसकी उम्र से बड़ा हो गया पता ही नहीं चला। उसमें किसी लड़के या लड़के वालों को पसंद करने योग्य कोई विशेष तो क्या साधारण बात भी दिखाई नहीं दी। तो क्या कोई भी गुण दिया ही नहीं था प्राकृतिक ने उसे? नहीं, ऐसी बात नहीं। उसे तो गुणों की खान भी कहा जा सकता था। उसकी निर्दोष खिलखिलाहटें, उसकी दुर्लभ निश्चलता, धुले पारदर्शी कांच सा साफ मन और अपने पराये हर एक के लिए उसकी छोटी छोटी आंखों से झांकता स्नेह का विशाल सागर, क्या ये वो विशेषताएं नहीं हैं जिन्हें उनके गुणों में सम्मिलित किया जा सकता? परंतु बाजारवाद के इन धंधे युग में अक्सर खूबसूरत कमर में घटिया चीज़ें खरीद लाने वाले लोग आंतरिक सौंदर्य के याचन होते ही कहाँ हैं। अन्नी भी दूसरी सभी लड़कियों की तरह अपने अंतस में छिपाकर अपने सपनों के राजकुमार की रचना बड़ी तरतीब से करती। उसमें कौन सी विशेषताएं हो और कौन से अवगुण न हो, सावधानी से तय करती। सपनों का राजकुमार आता तो जरूर, पर उसकी झलक मात्र पाकर उल्टे पांव भाग खड़ा होने का आतुर रहता। फलतः अन्नी को अपने ही द्वारा सावधानी से घड़ी सपनों के राजकुमार की उस मूरत को मजबूत होकर रेत के घरौंदे का सा मिटा देना पड़ता। खुशी खुशी फिर से सपनों के नए राजकुमार का सृजन कर्म तेजी से चलता, ठीक वैसे ही जैसे विश्वकर्मा पल भर में कोई पूर्ण व्यवस्थित नगर वसा दे। आरंभिक अस्वीकार तो उस जिंदा दिल लड़की की आशा को पराजित नहीं कर सके, परंतु निरंतर अस्वीकार की दलदली जमी में उसकी आशा धीरे धीरे धंसती चली गई। वह उससे निकलने को जितना छटपटाती, अस्वीकारों की दलदल उसे उतनी ही नीचे खींचती जाती। प्रतिक्रिया स्वरूप निराशा और हताशा अपना आकार बढ़ाती ही चली गई। उस अनभिज्ञ भोली लड़की को अपने काली कुरूप होने का इस कदर दुष्परिणाम का तो अभी तक गुमान भी नहीं था। वो इस तरह हतप्रभ रह गई जैसे किसी को अकस्मात
पता चले कि उसका सब कुछ लूट चुका है, यहाँ तक कि उसके पैरों तले की ज़मीन भी उसकी अपनी नहीं है। अब गहरी चिंता में डूब चुकी अन्नी अपल जागती हुई रातों में प्राणलेवा निराशा से निपट अकेली ही जूझती, कभी बेतहाशा आंसू बहाती, कभी माता पिता के संघर्ष के क्षणों को कोसती, सोचती कितने घृणा और कुत्सित विचार भरे होंगे उस क्षण। परस्पर उनके मध्य संभवतः मात्र काया ही मिलन करती रही होगी, पर मन किंचित भी प्रफुल्लित न हुए होंगे दोनों के। अन्यथा सृजल के उन सुंदरतम कोमल क्षणों का प्रतिदान उसकी इस महाकुरूप काया में क्यों कर प्रकटता। कभी सोचती कि वह कहीं माता पिता के प्रेम में फरेब और कपट की प्रतिछाया तो नहीं, वरना तीनों बड़े भाई इतने कुरूप काले क्यों नहीं हुए। अन्नी यह सोचती थी। उसने कहीं सुना था कि पति पत्नी में से जो भी अपनी बात दृढ़ता से मनवा लेता हो, संतान उसी का रंग रूप ग्रहण कर लेती है। तो क्या माता पिता दोनों ही बराबर की जिद करते रहे होंगे? जिद भी बढ़ेंगी, जिसकी वजह से दोनों के व्यक्तित्व के मात्र दुर्गुण ही आए। उसमें मलाल करती कि काश माँ का रंग और पिता के नैन नक्श भी उसे मिल गए होते, तो वह इतनी काली कुरूप तो न ही हुई होती। वह रह रह कर अधीर हो उठती, स्वयं से ही अनेक निर्मम प्रश्न करती। क्यों आखिर क्यों नहीं पहचानता कोई मन की अच्छाइयों को? अप्रतीत रूप क्यों नहीं देखता कोई प्रेम की स्थिरता को? समर्पण का चमचमाता उजला रंग देह पर चढ़ी झिन्नी काली परत क्यों हावी हो जाती है इंसान की इन भारी भरकम अच्छाइयों पर? अन्नी ने एक बार माँ को अपनी एक सहेली का वजन कम करने के लिए जिम जाना बताया और दूसरी का ब्यूटी पार्लर जाना, इस आशा के साथ कि माँ प्यार से कहेगी, अन्नी बेटा तू भी चली जाया कर जिम और ब्यूटी पार्लर। अपना रंग रूप निखारने पर उसकी आशा के विपरीत लड़के वाले के घर से कल ही हुई न से झुंझलाई हुई निपट गंवारी माँ उस पर चिल्लाकर पड़ी, दुनिया की होड़ करो बस, खुद की शकल सूरत तो देखो मत। उन्हें देख और खुद को देख, यूं भी उसके बाप तो रिश्वत की कमाई भोरे भर लाते हैं। तेरे बाप से कमाई गई ऊपर की कानी कौड़ी भी जो तुझे ब्यूटी पार्लर भेजूं, इतना शौक चढ़ा है गोरी होने का तो खड़िया रगड़ ले। कसरत करने जिम जाएगी महारानी? घर का काम करो, कौन सी कसरत बड़ी है इससे? सारा दिन बकरी की तरह चर कर बोरे सी फूल गई है। कौन जाने मेरे किन पाप कर्मों का फल दिया ऊपर वाले ने। 3 सजीले बेटों के इतने दिनों बाद तुझ जैसी काली कलूठी बेटी मेरी गोद में डालकर माँ के इस अप्रत्याशित व्यवहार पर वो किसी महापाप कर लिए जैसे निरपराध से अपराध बोध से भर उठी थी। दृष्टि पाँवों के पास जमीन पर चिपक कर रह गई थी, कहीं और पाँव वहीं जमीन में गड्ढे से रह गए थे देर तक। दरअसल कोई माँ इस कदर कठोर नहीं हो सकती। सच है, अन्नी की माँ भी तो कहाँ थी इस कदर कठोर, परंतु मध्यम वर्गीय परिवारों में पैसे की किल्लत बनी रहती है और कोई माने या ना माने, पैसा प्यार और स्नेह को भी प्रभावित करता है। जरूर अन्नी की माँ भी उसे हर माँ की तरह प्यार ही करती थी, परंतु उसके ब्याह के दानों ने उस प्यार में दाग लगा दिया था। बार बार अन्नी को
अस्वीकृत किया जाता रहा। कोई अकाद अगर अन्नी की शक्ल सूरत पर समझौता करने को तैयार भी होता तो वह दहेज इतना मांग लेता कि उनका यह मध्यम वर्गीय परिवार जुटा ही न पाता। पिता ने तो इतना कभी कमाया ही नहीं था। बेटों की कमाई भी अभी शुरुआती दौर में ही थी। अतः अन्नी के साथ साथ उसके माँ बापूजी का संतुलन भी बिगड़ने ही लगा था। पिता तो फिर भी कुछ दूरी पर ही रहे, पर माँ का हर समय का चिड़चिड़ाहटों से भरा सानिध्य अन्नी को मार गया। सारे समाज के तिरस्कार के साथ अपनी ही माँ के द्वारा तिरस्कृत होकर छलनी हुई वो बेबस लड़की ईश्वर से पूछती, हे ईश्वर, संसार को तो छोड़ो, तुम ही ने कौन सा रहम कर दिया मेरे ऊपर। मेरी जो माँ स्नेह की प्रतिमूर्ति थी, उस तक के मन में मेरे लिए अथाह घृणा भर दी, तो दूसरों किसी से क्या आशा रखूं। अजय भैया ना होते तो मैं कब की मर चुकी होती। कभी वह ईश्वर से पूछती तो कभी अपनी माँ से पूछती, तुमने ये क्या किया प्रभु। सिर्फ आँखों को काली बनाने वाली गाढ़ी काली स्याही मेरी सकल काया पर ही उड़ेल दी। कभी वो माँ से छिपकर चेहरे पर मुल्तानी मिट्टी तो कभी बेसन का लेप लगाती, कभी चुपके से अपनी भाभी की गोरेपन की क्रीम लगा लेती, तो कभी पत्रिकाओं में रंग देखकर पढ़कर उसे लगाती। फिर भी उसका रंग गोरा नहीं हुआ। निखारने के नुस्खे पढ़ती, पर अपनी मौलिकता पर दृढ़ प्रतिज्ञ चेहरे का रंग 19-20 का अंतर भी न तो दिखता। अन्नी ने काया को छरहरी करने के कठिन क्रम में घर के काम काज का अधिक से अधिक भार खुद पर ले लिया था। खाना भी न के बराबर ही खाती। खाने की शौकीन वो मासूम लड़की भूखी रहकर अवसाद की चपेट में आने लगी। रोज रोज लड़का खोजने जाते रहने के व्यय और थकान से आजीज आ गए। निम्न मध्यम वर्गीय पिता भी उसको ही परेशानी का कारण मानने लगे और उसके प्रति उनकी दृष्टि भी कठोर होते गई, जिससे उसे भीतर तक आहत कर डाला। रही सही कसर भाई अजय की नौकरी में व्यस्तता ने पूरी कर दी। वह रात पड़े ही घर में घुस पाता, घर आकर भी कंप्यूटर पर काम करना होता। बचा हुआ थोड़ा बहुत समय पत्नी आभा को भी देना ही होता। ऑफिस में वह अन्नी के ब्याह की तमाम जुगत बीड़ा रहा था, अन्नी को बताए बगैर, परंतु कोई सफलता हाथ नहीं लग रही थी। परिवार और समाज द्वारा कुछ अनजाने ही और कुछ जानबूझकर की गई अपेक्षाओं के माध्यम तो निश्चल निर्मल मन भोली लड़की भ्रमित होकर रह गई। ऊपर से दिल दहला देने वाली हर अस्वीकृति के बाद अपनी ही माँ के ताने उलाहने और अपने ही पिता की कठोर होती दृष्टि सहती वह 31 वर्ष की आयु में हताश हो उन्हीं भयानक अस्वीकारों, तिरस्कारों, उपेक्षाओं और ताने उलाहनों को उसने अपने ही दुपट्टे के साथ मजबूती से बटा और उसका एक सिरा अपनी गर्दन में और दूसरा पंखे की छड़ से बांधकर अपनी काली मोटी काया लेकर मौत का झूला झूल गई। वो भोली घरेलू लड़की दूसरी पढ़ी लिखी लड़कियों की तरह अपनी भावुकता पर नकेल कसना सीख ही कहाँ पाई थी। परिवार अपनी नासमझियों का यह प्रतिफल सोच भी नहीं सकता था। सब हताश थे, विशेषकर अजय बहुत व्याकुल हो उठा था। अजय उसकी पढ़ाई के समय उसकी मदद नहीं कर सका था, तब वह भी तो पढ़ाई ही कर रहा था, परंतु अब तो वह स्वयं कमाता था
उसने अन्नी को फिर से पढ़ाने लिखाने का प्रयास भी किया था, परंतु इस बार अन्नी ध्यान लगा ही नहीं सकी थी पढ़ने लिखने में। अजय को बार बार पश्चाताप होता कि काश उसने थोड़ा अधिक समय दे दिया होता अन्नी को, तो वो शायद उसे यूं मरना न पड़ता। बेचारी अन्नी की आत्महत्या के ठीक 1 बरस बाद अन्नी के तीसरे यानी सबसे छोटे भाई अजय विश्वास की पहली संतान उसकी बेटी ने जन्म लिया। बच्ची की झलक मात्र ही परिवार का दिल बैठाने के लिए काफ़ी थी। जैसे मर कर भी अन्नी अपने प्यारे भाई अजय से अलग रह नहीं सकी थी और बरस भर बाद इतिहास को दोहराने चुपके से वापस अपने घर चली आई थी। बच्ची का जन्म घर में खासा मातम लेकर आया। अन्नी की भाग्यवह मृत्यु का धुंधलाता दृश्य खुद को झाड़ पोंछ कर घर के हर सदस्य के दिल में सीना तानकर आ खड़ा हुआ। सब एक दूसरे से आंखें चुरा रहे थे। कभी दीवार पर टंगी अन्नी की माला चढ़ी तस्वीर को देखते, कभी दृष्टि चुराकर उस नवजात को रूप रंग को लेकर। समाज की खोखली मान्यताओं से जन्मी उपेक्षा ने माँ आभा की आंखों से बच्ची के लिए नैसर्गिक ममता को पीछे धकेल दिया था। आभा की आंखों में अन्नी की असमय मृत्यु का आतंक उस नन्ही बच्ची के भविष्य के भय से जुड़ गया था, जिस बच्ची के पिता अजय विश्वास ने सहज ही ताड़ लिया। स्त्रियां भी विचित्र ही होती हैं, खुद कैसी भी आड़ी तिरछी क्यों न हो, परंतु बहू बेटियों में रूप सौंदर्य की कमी उनके लिए घर में जैसे अमावस्या का सा अंधकार ला टपकती है। कहीं न कहीं अजय को संतोष ही हुआ था इस रूप में अन्नी के लौट आने का। वह इस बार अन्नी के अथाह प्यार के ऋण से उऋण होने का अवसर पा गया था। जैसे इस बच्ची को योग्य बनाकर माँ, बाबूजी और सारे समाज द्वारा की गई उसकी उपेक्षा और उसके साथ हुई नाइंसाफी के पश्चाताप से मुक्ति पा जाने का यह रास्ता दिया था। प्रकृति ने उसे वह समझ गया और उसने आभा के पास लेटी बच्ची को अपनी गोद में उठा लिया था। माँ बाबूजी को उनकी पहली पोती तथा पत्नी को उसकी पहली संतान की बधाई देकर माहौल को थोड़ा हल्का किया। अजय अपने परिवार में सबसे अधिक पढ़ा लिखा था, प्रगतिशील विचारों से भरा हुआ, आधुनिक होते समय समाज का हिस्सा, जो यह जानता था कि आने वाला कल स्त्री का भी होगा, जहां उसके रंग रूप से उसका जीवन प्रभावित नहीं होगा। इसलिए वही कर सकता था यह सब, इसलिए नहीं कि वह पुरुष था, तो वही सोच सकता था। एक स्त्री भी माँ अपनी बेटी के लिए जरा भी नरम नहीं थी। वह और एक पुरुष भाई ही सही पर अपनी बहन की पीड़ा को समझ सका, अपने लिए उसके निस्वार्थ प्यार को समझ सका था, जिसका प्रतिफल न दे पाने का पश्चाताप बारी को सुई की नोक बनाकर उसे भीतर तक चुभता रहता। स्त्री अगर अन्नी के स्थान पर कोई और होती, जिसने समाज के घर के इस रूप से आजीज आकर यह कदम उठाया होता, तो संभवतः अजय भी तटस्थ ही रहा होता। परंतु यह तो उसकी लाडली बहन अन्नी के साथ ही हुआ था न। इस समय उसकी तटस्थता उसके जीवन को निर्मूल ही कर सकती थी। आभा ने बच्ची का रंग निखारने के लिए कौन सा उपाय नहीं किया, परंतु प्रकृति अभी मिलावटखोरी से बची हुई है। उसकी ईमानदारी सिद्ध करता बच्ची का पक्का रंग टस से मस नहीं हुआ। अपने पसंदीदा फुलकारी वाले जिस गुलाबी दुपट्टे को ओढ़कर अन्नी ने अपने मन में न जाने कितने सपने कोसे होंगे, उस भयावत रात उसी गुलाबी दुपट्टे से बांधकर लटकती हुई अन्नी की लंबी हो गई गर्दन, उसकी फटी हुई आंखें उसके मुंह से लंबी होकर बाहर निकल आई, सफ़ेद जीभ बंके से लटकी उसकी काली मोटी शकल
काया रात को आंखें बंद करते ही अक्सर आभा के आगे झूलने लगती और वो भयभीत हो अचानक चीख पड़ती। अजय ने उसके अनकहे भय को भांप लिया था। इकलौती लाडली बहन को खो देने का दुख भूलने का तो प्रश्न ही कहाँ था। अभी तो अजय उसकी आत्महत्या के कारण से ही समझौता नहीं कर पाया था। इस बच्ची ने उसके घर में जन्म लेकर तो जैसे उपकार ही किया था उस पर। उसकी आत्मा से अन्नी की तर्कहीन आत्महत्या का बोझ उतारने का उपकार। आत्महत्या बचपन के वो दिन याद थे उसे जब अन्नी सबको छोड़कर छोटे भैया कहती इसके पीछे दौड़ती रहती। अजय के सिवा उसे किसी और का साथ बिल्कुल भी तो न सुहाता। माँ सारे बच्चों को खाने की चीज़ें बांटती तो अन्नी अपना हिस्सा भी अजय को देने लगती। अजय थोड़ा सा लेकर प्यार से उसे अपने पास बैठाकर बाकी उसे ही खिला देता और वो अजय से 6-7 वर्ष छोटी अन्नी खुश होकर उसके कंधों पर झूल जाती। और वह बात वो कैसे भूल सकता था जब अजय ट्यूशन जाने के लिए साइकिल की जिद कर रहा था और बाबूजी ने साफ मना कर दिया था तो अजय खूब दुखी हुआ था। तब नन्ही सी अन्नी ने अपने छितरे हुए बालों के पीछे छिपे कानों से अपनी छोटी छोटी बालियां उतारी और उसे देकर कहा भैया छोटे भैया इससे बदले पैसे मिलते हैं ना। हाँ सच्ची। एक दिन माँ ने बापूजी तो यही तर अपने तड़े दिए थे। सच्ची बता रही हूँ भैया तुम साइकिल ले लेना। इतने बदले वाले पैसे में। उस दिन अजय ने अपनी उस मासूम बहन को अपने गले से लगा लिया था और वो नन्ही बालियां उसके कानों में ही पहना दी थी यह कहकर कि साइकिल मैं बाद में ले लूँगा। और फिर उसने माँ बापूजी से कभी साइकिल की जिद नहीं की थी। एक बार जब वह अपनी इंजीनियरिंग के लिए हॉस्टल चला गया था तब अन्नी को बुखार आ गया था। तेज बुखार में वह बड़बड़ाती रही अजय भैया छोटे भैया आ जाओ जल्दी आ जाओ छोटे भैया आ जाओ जल्दी आ जाओ छोटे भैया। जब दवाइयों से बुखार उतरा ही नहीं तो डॉक्टर ने उसके छोटे भैया को ही बुलाने की सलाह दी थी। अजय को आना ही पड़ा था तभी बुखार उतरा था अन्नी का। फिर बोल कर गया कि वह हर हफ्ते उसे खत लिखेगा और पड़ोसी गुप्ता अंकल के फ़ोन पर हर हफ्ते फ़ोन भी करेगा उसे। तब कहीं वापस जा पाया था अजय। कहाँ भूल पाया था अपनी पढ़ाई की जागती अनगिनत रातें जिनमें छोटी सी अन्नी ने अपनी नींदें कुर्बान की थी उसका साथ देने के लिए। उसके पास चुपचाप बैठी गोल मटोल अन्नी पहले तो स्कूल की किताबें पढ़ती, जब थक जाती तो कभी चंदा मामा पढ़ती, कभी माँ द्वारा दिए दिन में भी नन्हे को दिए चावल ही बीनती रहती थी। देर तक भाई को नींद आती तो धाप धाप चलकर छोटी सी अन्नी उसके लिए झट से चाय ले आती, 2-4 बातें बनाती, न जाने कहाँ कहाँ के चुटकुले सुनाती, खूब हंसाती और उसे पुनः स्फूर्त कर देती। खाने में जब भी कुछ विशेष बनता सबसे ज़्यादा उसके लिए ही ले आती। अपने जोड़े हुए पैसे उसे पिकनिक या शॉपिंग के लिए दे देती। उसका कमरा सबसे अच्छी तरह झाड़ती पोंछती, उसके लिए पिता तक से लड़ जाती और भी न जाने कितनी बातें थीं जिन्हें चाहकर भी भूल ही नहीं सकता था वह। अजय भी उसे असीम स्नेह करता। यूं भी किसी भाई को बहन के शारीरिक सौंदर्य से भला क्या
कार उसे तो दिखाई देता है, सिर्फ मन जो गलतियाँ अन्नी के साथ हुई वो इस बच्ची के साथ हरगिज नहीं दोहराई जाएगी। निश्चय किया अजय ने। माता पिता और पत्नी के लाख आग्रहों के बावजूद अजय ने किसी दूसरी संतान के विषय में सोचा तक नहीं। अपनी वंश परंपरा का संवाहक उसने अपनी बेटी को ही बनाया। परिवार द्वारा दूसरी संतान के आग्रह पर वो हर बार यही तर्क देता कि माँ बाबूजी, अगर अन्नी भी आपकी इकलौती संतान होती तो क्या आप उसकी शिक्षा और व्यक्तित्व पर ध्यान नहीं देते? और अगर वो भी हम तीनों भाइयों की तरह बड़ी कंपनियों की कमान संभाल रही होती तो क्या अपनी बुद्धि को एक तरफ रख अपने तन पर लीपा गाढ़ा काला रंग ही देखती रहती? 85 पढ़े लिखे लोगों की मुखिया बनकर अपने करियर के चमचमाते प्रभात के आगे तन पर चढ़ी सांझ को ही हावी होने देती खुद पर। बेटी की अधिकतम जिम्मेदारियां उनसे स्वयं उठाने का उद्घोष कर दिया था। घर में पंडित से नामकरण न करवाकर नाम भी स्वयं ही रखा। मेघा विश्वास माँ ने समझाना चाहा, बेटियां तो माँ के सानिध्य में ही ठीक पलती हैं बेटा। अजय स्वयं को पल भर भी तो नहीं रोक सका था माँ को कड़वा उत्तर दिए बगैर, क्योंकि उसे अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर कुछ बनाना था। इस बच्ची के लिए आभा की आंखों में मैंने वही तिरस्कार देखा है माँ जो अन्नी के लिए कोई लड़का न मिलने पर तुम्हारी आंखों में आ गया था। उसके लिए क्षमा करना माँ। तुम स्त्री होकर भी क्या अपनी इकलौती मासूम बेटी का दुख समझ पाई थी? अगर तुम अड़ गई होती कि बेटों की तरह ही तुम्हारी बेटी भी उच्च शिक्षा लेगी तो क्या बाबूजी को मानना नहीं पड़ता? अजय अपने भीतर तेजाब से खौलते अपराध बोध से तिलमिला कर माँ ने अजय को रोकना चाहा, परंतु वह रोक नहीं सकी थी उससे, बल्कि वह और भी उग्र होकर बोला था, तुम तो चुप ही रहो माँ होकर भी कहाँ देख पाई थी तुम अन्नी के भीतर की बेचैनी की? अपने काले रंग को बस जरा सा निखार लेने की कितनी तलब होने लगती थी उसे। अपने अंतिम दिनों में मैंने देखा था उसे घोर अवसाद में घिरकर चुपके अकेले आंसू बहाते हुए। पुरुष होकर भी मैंने महसूस की थी उसकी छोटी आंखों में समाई विकराल विवशता। हाँ, मैंने देखी थी उसके ही शांत व्यवहार के भीतर कलेजा चीर देने वाली भयानक उथल पुथल। मुझसे छिपा नहीं था उसकी फीकी मुस्कान के पीछे का तड़पा कर रख देने वाला भयानक मरूद। मैं उसका प्यारा भाई ही सही, पर था तो पुरुष ही कैसे कह पाती वो निरीह अपने मन की सब कुछ खोलकर मुझसे। अजय अब बस भी कर, माँ अपने कानों पर हाथ रखकर रोने लगी थी। अजय अब बस भी कर, माँ अपने कानों पे हाथ रखकर रोने लगी थी। तुम कहती हो तो मैं अपनी इस नन्ही सी बच्ची को आभा के भरोसे छोड़ दूँ? नहीं माँ, मैं अन्नी को दोबारा मरने नहीं